नमस्कार, मैं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो का खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय। इस खास कार्यक्रम की खास पेशकश में आज हमारे बीच रामचंद्र सिंह जी हैं, जो प्रधानाध्यापक पद से अवकाश प्राप्त किए और आज हमारे बीच शिक्षा, समाज, छात्र और अभिभावक के संदर्भ में अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए यहाँ हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं और इनके सारगर्भित विचार हम सब साझा करते हैं। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए हैं। हम चाहेंगे सर्वप्रथम अपना परिचय हमारे दर्शकों से साझा करें। मैं रामचंद्र प्रसाद सिंह, जन्म स्थान दुनही बेगूसराय, वर्तमान पता सुहृद नगर बागा रोड बेगूसराय सुदामा भवन में मेरा अपना घर है। मैं शिक्षा से जुड़ा रहा हूँ और शिक्षण कार्य में हम अपने समय से ही अभिरुचि रखता रहा हूँ, लेकिन अभी के माहौल में मैं बहुत दुखी हूँ कि शिक्षा का सही रूप से प्रयोग नहीं हो रहा है, शिक्षण कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए मैं दुखी हूँ। आपको लंबा एक अनुभव रहा है सर शिक्षा का। हम चाहेंगे कि जिस बात को अभी आपने यहाँ से रखा कि शिक्षा के संदर्भ में आप बहुत दुखी हैं वर्तमान शिक्षा को लेकर, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्यों? शिक्षा के 3 स्तंभ होते हैं सर। शिक्षा प्रारंभिक से लेकर हाई स्कूल या कॉलेज तक में सबसे पहले तो बच्चा गांव घर में रहता है, शहर में रहता है। परिवेश पहले जैसा अभी नहीं है। पहले स्कूल नहीं था लेकिन शिक्षक थे। अभी के माहौल में स्कूल के मकान बनाने में और इत्यादि खर्च में लाम काप में सरकार बहुत खर्चा कर रही है, लेकिन पढ़ाने का माहौल एकदम ख़त्म हो गया है। इसका कारण है कि शिक्षक अच्छे शिक्षक नहीं हैं, कर्मठ शिक्षक नहीं हैं। एक यह स्तंभ खत्म हुआ। दूसरा, गांव का परिवेश। गांव के लोग भी अपने बाल बच्चे पर उस तरह से ध्यान नहीं देते हैं। अरे शिक्षा तो 4 घंटे 6 घंटे स्कूल में पढ़ते हैं, बाकी समय तो घर पर ही रहते हैं। लेकिन गार्जियन लोग भी उतना एक्टिव नहीं है कि बच्चे को सही पठन पाठन के लिए सही माहौल दें, पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचें, पढ़ने के समय में उसको बैठावें, जगह पढ़े। कोई मतलब नहीं है। शिक्षा की प्रगति इसलिए रुकी हुई है कि लोग स्कूल आना और जाना होता है। लड़के का मुख्य उद्देश्य रहता है कि थाली बजाते जाएंगे और वहाँ से खिचड़ी मिलेगी, खा के आएंगे, और इसके बाद इधर उधर टहलना फिरना। तो ये बहुत बड़ी कमजोरी है शिक्षा की। आज महल बन गए हैं स्कूल में, लेकिन पढ़ाई खत्म है। क्यों? अभी आपने यहाँ कहा कि आज महल बन गए और पढ़ाई खत्म है। हाँ। तो पहले की जो शिक्षा थी उसमें क्या विशेषताएं थी? क्योंकि आप मतलब ने बहुत आज़ादी से पहले के समय को भी आपने देखा है। हाँ। तो उस समय की जो शिक्षा थी वो कैसी थी? उस समय की शिक्षा यह थी कि पहले अच्छे टीचर होते थे, जिनको पहले ही 2 वर्ष या 1.5 वर्ष का ट्रेनिंग अलग अलग, मैंने बीएड का होता था 9 महीने का, और 2 साल का प्राइमरी टीचर का होता था। गहन प्रशिक्षण होता था, अच्छा माहौल था, हॉस्टल की व्यवस्था थी, 12 घंटे यानी 24 घंटे कार्यक्रम था। कार्यक्रम के अनुसार उनको ट्रेनिंग लेना पड़ता था, पढ़ाई होती थी, रिजल्ट अच्छा होता था, तब उनकी बहाली होती थी। अभी वो माहौल नहीं है। अभी तो लड़के कंपटीशन में आए नहीं, पैसा इधर उधर खर्च किया, कहीं से कहीं बहाली हो गई। अच्छे टीचर की बहाली अच्छा स्केल देना पड़ता है, इसलिए उसको टेम्पोररी शिक्षक जो कहते हैं, नियोजित शिक्षक, उसको बहाल कर दिया जाता है। इतने केवल उसको फार्मूला अपनाने के लिए किसी तरह से हमारा टल जाए। और शिक्षक असंतुष्ट हैं। जैसे पुराने शिक्षक हैं, अभी भी कर्मठ हैं, काम करना जानते हैं। यही लालू प्रसाद के समय में भी कुछ बहाली ग्रेजुएट की हुई थी, वो सही माने में उसका सिलेक्शन हुआ था। बीपीएससी के आधार पर हुआ था। उस समय हमारे समय में भी हम देखे बहुत संतुष्ट थे वैसे शिक्षक से। अब बाद में जो नियोजित शिक्षक आए उनको कम वेतन मिलने लगा। नंबर लाओ, हाँ, और सर्टिफिकेट लाओ, नौकरी पाओ। और इसका यह भावना हो गया कि कहा एक काम एक वेतन सब होना चाहिए था, समान वेतन। लेकिन एक ही स्कूल में 2 तरह का वेतन है। शिक्षक असंतुष्ट है। शिक्षक
कोई अभिरुचि नहीं है पढ़ाई लिखाई में। ये इसका सारा जिम्मेवार हम तो सरकार को ही देना चाहते हैं। सरकार की अच्छा, यही व्यवस्था सब कुछ है। सर, सरकार शिक्षा को लेकर इतना गंभीर क्यों नहीं है? उन लोगों का बाल बच्चा बड़े बड़े स्कूल में पढ़ता है, दिल्ली में बड़ा बड़ा स्कूल है और जगह स्कूल है, उनको देहात स्कूल से क्या मतलब है? अभी तो राजनीति हो गई है कि हमारा बाल बच्चा बढ़े आगे, हमारा बाल बच्चा एमएलए बने, तैयार करें सरकारी मुद्दा में रहने के लिए। और वो अवस्था जो है देश को रसातल की ओर ले जा रहा है। हमारे विचार से यही है। अच्छा, विद्यालय की विधि व्यवस्था, चूंकि आप प्रधानाध्यापक रहे हैं, तो जिसमें आप प्रधानाध्यापक थे जिस भी विद्यालय के रहे हों, और आज जो बहुत सारे विद्यालय हैं सरकारी विद्यालयों में, तब की व्यवस्था और आज की व्यवस्था में क्या फर्क देखते हैं? हम जैसे अपना उदाहरण देते हैं, हम जामताड़ा में 10 वर्ष नौकरी किए और हमारा कार्य के लिए सबसे बढ़िया स्थल हुआ था जामताड़ा शहर के बीच। हमारा स्कूल था जहाँ 22 टीचर थे वहाँ पर। बोर्ड स्कूल से नाम उसको जाना जाता है, इसलिए कि बोर्ड एग्जामिनेशन 1912 से वो स्कूल चला है, हो रहा था, आदर्श स्कूल था। और हमारे जाने के पूर्व हेडमास्टर जब लड़खड़ा गया, लकवा हो गया, तो स्कूल चौपट हो गया। जिस स्कूल का हेडमास्टर अच्छा रहेगा वो स्कूल जरूर चलेगा बढ़िया। संयोग था हमारे कार्य को देखते हुए उस स्कूल में हमको भेज दिया गया और बहुत खुशी लगती है अभी भी बोलने के लिए। शैल कुमारी भागवानपुर वाली, जी जी, वो हमारी हम लोग का वहाँ थी जिला शिक्षा अधीक्षिका, और संयोग से हमारा वो कॉलेज का साथी भी थी। ये तो बाद में हमको उससे परिचय हुई और उन्हीं के निर्देशन में हम वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में हम वहाँ गिने जाते हैं। स्कूल में गेट था, सब कुछ था, चपरासी भी था क्योंकि बोर्ड स्कूल था वो। और टाइम हम लोग बांधे हुए थे, जैसे 6:30 में स्कूल आना है, हाजिरी बनाते हैं तो 10 मिनट 5 मिनट हम नहीं देखते थे। 7 बजा गेट बंद, चाहे टीचर हो विद्यार्थी हो, लौट जाना होगा। और इस तरह का एडमिशन रखे एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल चमक गया उस जिला में। अभी भी हम गर्व के साथ कहते हैं जैसा रिजल्ट, जैसा माहौल और जैसा मनोबल हमारे अपना था उस स्कूल में। बड़े बड़े साहब आए, कोई भी आते थे तो हमारे स्कूल आकर ठहरते थे, क्योंकि दुमका पहले बिहार के अंदर ही था। हम जब रिटायर कर रहे थे तो दुमका और जामताड़ा एक ही, दुमका संथाल परगना का के स्कूल था, वो जिला था और वहाँ से 72 किलोमीटर उसको जाना पड़ता था। तो प्रधान स्कूल तो हमारा ही था, तो हमारा स्कूल भी एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर बहुत आगे नाम कर गया था। अभी वो आदर्श विद्यालय बन गया है। और अभी की स्थिति यह है, सरकार वहाँ बहुत फंड दे रही है और वो हेडमास्टर पहला रूप का नहीं रहा। पैसा का दुरुपयोग होने लग गया, लूट घसूट होने लग गई। सरकार आंख मूंद के पैसा अभी दे रही है स्कूल में, खर्च करने के लिए संकुल है, पलना है, चिलना है, लेकिन सही मायने में उसका सदुपयोग नहीं। पहले संसाधन कम थे, हाँ, कहीं ना कहीं संसाधन की कमी थी, हाँ, ये भी कहीं ना कहीं शिक्षा गुणवत्तापूर्ण थी, हाँ, माहौल शैक्षणिक था, हाँ, और आज संसाधन सरकार की तरफ से दिया भी जा रहा है, हाँ, तो यूं कहें कि फिर भी शिक्षा का उतना विकास नहीं हो पा रहा। नहीं हो रहा है। हम लोगों का इतना आत्मबल था कि हमारा स्कूल बढ़िया था, हमको गर्व था कि 8वें वर्ग की पढ़ाई हमारे यहाँ होती। बगल में एक हाई स्कूल था JBC, तो बच्चों की प्रवृत्ति होती है कि बड़का स्कूल जाएंगे, और हम उसमें अडिग थे कि हम बड़का स्कूल जाने के लिए इस रूप से नहीं देंगे, सर्टिफिकेट पास किया है दे देंगे, लेकिन स्कूल जहाँ पढ़ाई हो रही है इस स्कूल को छोड़ के नाम के लिए वहाँ जाएंगे, तो वैसे आदमी को हम TC नहीं देते थे। ये हमारे ही खिलाफ कंप्लेन हुआ SDO के पास, अपना उदाहरण दे रहे हैं आपको। और BO वो हमारे अंदर में थे, क्योंकि हम उसका ड्राइंग डिस्पर्सिंग थे उस टीचर लोगों का, और वो प्रशासक था प्राइमरी स्कूल का। जी जी। और प्राइमरी स्कूल का भी वेतन हम ही देते थे, तो हमारा बच्चा था, उसका CL हम ग्रहण करते थे, तो हमसे उसको जलन होता था। तो कंप्लेन गया SDO के पास, जी हेडमास्टर कैसा है, TC नहीं देता है। हमारे यहाँ आते थे तो हम हेडमास्टर हैं, बैठिए, वो आप वहाँ भी बैठिए,
संयोग था कि हमारे स्कूल कैंपस में एजुकेशन एसडीओ का भी डेरा था। स्कूल तो एजुकेशन एसडीओ था, सब कुछ चमक रहा था स्कूल। तो हमारा कंप्लेन गया तो हमको बहला फुसला कर ले गया, चलिए इंदिरा जाएंगे एसडीओ साहब यहाँ मिलने के लिए। एक आईएएस नया ही बहाली हुई थी। हम गए तो हमारा परिचय उन्होंने दिया, ये हेडमास्टर है बोर्ड स्कूल के। तो कल के वो हमको एसडीओ कहता है आप टीसी नहीं देते हैं। हमारा हिम्मत कहिए जो कि कल के मैं क्यों दूंगा टीसी, टीसी देने का कुछ अर्थ होता है ना। टीसी तभी दूंगा कोई गार्जियन है, ट्रांसफ़र हो गया है तो बच्चे का टीसी हमको दे देना है। जब आप हमको 22 टीचर दिए हुए हैं और 1 से 8 तक पढ़ाई होती है, 800 विद्यार्थी है वहाँ पर, तो टीसी एक बच्चे का ललक होता है, बड़े स्कूल जाएंगे लेकिन पढ़ाई हमको चैलेंज है, हमसे अच्छी नहीं होती है। मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे स्कूल आप आके देखिए, आइए, हम दोषी हैं तो हमको जुर्माना कीजिए। 10 दिन के बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। हमारा आसन था एसडीओ के बगले में, क्योंकि बढ़िया स्कूल के हम टीचर थे, तो अधिकांश प्राइज हमारे स्कूल को ही मिल रहा था। तब एसडीओ साहब कहते हैं आप किस स्कूल का है ना, बोर्ड स्कूल ना हुआ। हाँ, वो संतुष्ट हो गए और हम गौरव के साथ उनके साथ उस दिन बात किए थे, आइए मेरे स्कूल। ये कोई टीचर के लिए इस तरह का एसडीओ के सामने बोलने का हिम्मत नहीं होगा भी आप सर, हाँ, लेकिन अपने को महसूस करते थे कि हम ठीक हैं। जीवन में उस स्कूल में एक दिन ना हमने कभी फ्रेंच लिया न किसी को दिया आदर्श। वो आदर्श स्कूल अभी कहला रहा है, बन रहा है हमारे ही बदौलत। तो कर्म ही सब प्रधान है, वो कर्म ना हमारे टीचर कर रहे हैं। फिर जो व्यवस्था आपने शुरू में शुरू किया था, फिर आज ऐसी व्यवस्था स्कूल में क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? इसमें कह दिए टीचर उस तरह के नहीं है, व्यवस्था वो नहीं है, लोग टीचर भी वो असंतुष्ट हैं। अच्छा, जो अभिभावक, आप भी एक अभिभावक हैं, शिक्षक के साथ साथ आपके भी परिवार हैं, उसमें पोता पोती है, बेटा है आपका, तो आपने उन सबको बनाया, पढ़ाया, लिखाया, एक अभिभावक के रूप में आप भी हैं। तो हम चाहेंगे कि पहले के जो अभिभावक थे और आज के जो अभिभावक हैं, इसके संदर्भ में अपने विचार। मेरी सुन लीजिए, हमारा 2 बेटा है और 2 बेटा 3 पुतों, किसी कारण बस 3 नहीं हुआ, और पोता पोती 5 है। तो हमारा 3 गो पोता जो है, हम बेगूसराय में आज 20 वर्ष से रह रहे हैं। हमारा कार्यस्थल इसलिए रहा यहाँ पर कि हम बच्चे को पढ़ाएंगे। तो BRDAV में 3 बच्चा हमारा पढ़ा है, वहाँ का सब कुछ व्यवस्था ठीक है। आज MBA करके हमारा पोता अभी गोवा में काम कर रहा है। दूसरा पोता जो है ये आपको रांची में क्या RK मिशन में है, वो 5वां वर्ष है अभी एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में, वो अभी अच्छा रिजल्ट कर रहा है। तीसरा अभी है हमारा जालंधर में, जो कि BBA कर रहा है। और 2 बच्चे जो हैं, एक अभी 12 में है जो कि BRDAV में है, एक 11 में है जो कि वही BRDAV में है। तो हम अपने मेहनत से, हम बहुत पैसे वाले आदमी नहीं हैं। अभी के माहौल में कितना कमाते हैं इसको लोग नहीं देखता है, कितना बचा पाते हैं इसको देखना चाहिए। आज के युग में लोग दिखाने के लिए विशेष करते हैं, बच्चे की पढ़ाई पर नहीं ध्यान देते हैं। हम जान रहे हैं कि गांव घर की पढ़ाई ख़त्म हो गई है, बच्चे को बनाना है, इसलिए हम यहाँ घर बनाए रहे। हमको गांव घर 10-20 बीघा ज़मीन भी है, लेकिन घर बच्चे को पढ़ाने के लिए हम रह गए। और आप लोगों की इच्छा से हमको लगता है कि हमको जरूर सफलता मिलेगी। तो जो अभिभावक यहाँ से सुन रहे हैं आपको, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देना चाहिए कि बच्चे की पढ़ाई में, बच्चे के चरित्र पर निर्माण में सारी सुख सुविधा को छोड़कर उसी में लगा दें, अपना कैरेक्टर रखें। हमारे परिवार में एक बीड़ी, एक पान खाने वाला नहीं कोई है, ना बेटा खाता है, ना हम खाते हैं, न हमारा पोता खाता है, ना हमारी पुतहू खाती है। सिंपल जीवन हम लोग जीते हैं, खाने पीने में खर्च करते हैं, एजुकेशन में पूरा पैसा लगाते हैं। तो इस तरह का हम चाहते हैं कि सीख लेना चाहिए। गांव घर में भी हमारी चर्चा होती है कि बच्चा उनका पढ़ रहा है, तो यही आदर्श रूप में हम बिता रहे हैं। और जो शिक्षकों की आपने बात की, शिक्षक समाज को आप क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? अगर मनुष्य कोख में जन्म लिए हैं
कुछ कर्म करो और एक आदर्श मास्टर के रूप में तुम आओ, तभी तुम्हारे बाल बच्चों का भी विकास होगा। मैं अपने को गौरवान्वित इसलिए समझता हूँ कि ईमानदारी के सामने स्कूल में हमने पढ़ा और बच्चे को पढ़ाए, उसकी व्यवस्था रखे, आज हम फल फूल रहे हैं। हमसे यही शिक्षा मिलना चाहिए उनको, जो अपने आप पर कर्तव्य रूप रहें, गलत आचरण नहीं रखें, सही मायने में डॉक्टर से इलाज करावें, इसमें पैसे की छूट है, बच्चे की पढ़ाई में सर्वस्व खर्च कर दें, तभी परिवार का विकास होगा, गांव का विकास होगा, तभी देश का विकास होगा। शिक्षा तो रीढ़ है सर, मनुष्य के जीवन में शिक्षा ही सब कुछ है। आज हमारा देश इसके लिए बेहाल हो गया है, कहीं भी इंडिया में पढ़ाई नहीं हो रही है, सब जगह माहौल चौपट हो गया, बिहार की स्थिति तो और नाजुक हो गई है। हम लोग को बहुत दुख लग रहा है। जब आप देखते होंगे बिहार के बच्चों को, जब आप उनसे बात करते होंगे, तो आपको लगता होगा कि क्या था हमारा देश, क्या था ये बिहार, और आज कैसी है बिहार की व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था। गांव हम गए सर, तो लोग परिचय दिया, ये तुम्हारा बाबा है, हमारा अपना चचेरा पोता है। तो आके प्रणाम किया, कहले क्या करते हो जी, हम पहचानते नहीं थे, हम तो सब बेगूसराय में रहते हैं। कहा हम मैट्रिक में पढ़ते हैं। कहले कुछ पूछें, पूछिए ना। तब थोड़ा सा वो पूछ दिए A+B² क्या होता है, वो तो फट से ना बोल दिया। जी जी। तब पूछे अंग्रेजी है, पूछे, कहिए बहुत मामूली पूछे, मैं जाऊंगा, नहीं बोल सका। जी जी। मैं पढ़ता हूँ, नहीं बोल सका। क्यों, क्या ऐसा होता है? तो अंग्रेजी हम पढ़े भी नहीं करते हैं। अरे नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं। ये कर्पूरी जी की देन है, उन्होंने मैट्रिक में बिना अंग्रेजी पास करने की अनुमति दे दी थी। आज भी वो बनी हुई है सर, आज भी बनी हुई है। शिक्षा हम जान रहे हैं कि बढ़िया बढ़िया ग्रंथ, वैसे तो हमारा वेद के अनुसार हमारा देश बहुत पहले आगे था, ऋग्वेद यजुर्वेद चारों वेद हैं, सब कुछ था उसमें। लेकिन एक अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जो कि दुनिया की अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी जा सकती है। हैं? यूँ कहे कि इंग्लिश इज विंडो ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, लेकिन वो चीज़ हम नहीं पा रहे हैं। कहाँ चला गया एजुकेशन? केवल पैसा खर्च करो, होता कुछ नहीं, सब समय बर्बाद हो रहा है, देश रसातल जा रहा है। सर, पहले के छात्र में बहुत सारी विशेषताएं होती थी, ईमानदारी, सादगी, सच्चाई, व्यवहारिकता का ज्ञान, समाज के प्रति दायित्वबोध, मातृपितृ भक्त, ये सारे चीज़ उनमें होते थे, और कर्मठता, कुशलता, ये सारे गुण उनके होते थे। लेकिन आज के जो छात्र हैं, इन सारे गुणों की कमी उनमें देखी जा सकती है। ये मोबाइल और पश्चिमी सभ्यता के लिए टीवी, इसके लिए सबसे बड़ा दोष है। हम लोगों के गांव घर में विवाह, शादी इत्यादि कार्यक्रम होता था तो ईमानदारी के साथ बटोहारी होती थी, सब कुछ होती थी। लेकिन आज के युग में लड़कियां लोग कुछ पढ़ लेती हैं, उसका दुरुपयोग होता है, सही मायने से उपयोग नहीं होता है। अगर लड़की को नौकरी हो गई तो लड़का को पूछती नहीं है। सामाजिक परिवेश में जो दुर्गुण आ गया है, ये जल्दी समाप्त होने वाली नहीं है। पश्चिमी सभ्यता जो उसका दुर्गुण है, उसका हम ग्रहण कर रहे हैं, अच्छी चीज़ को छोड़ रहे हैं। रोज़ आप टीवी हम लोग देखते हैं, खाने के लिए जाते हैं ना, तो उसके पहले टीवी चलती रहती है, हम उसको पसंद नहीं करते हैं। वो तो सामाजिक झगड़ा, सास पुतोह, यही सब अनुमान करते होंगे। लोग सीरियल ही देखना पसंद करते हैं। काहे के लिए समाचार कोई सुनेगा, काहे के लिए कोई ऐसा सिद्धांत? यानी यूँ कहें कि जो उसमें विशेषता है, जो हमें ज्ञान मिले, जो जिससे हम कुछ सीख सकें, उसके जगह पर जो पश्चिमी सभ्यता का चकाचौंध है, बस यही मुख्य कारण है। और गांव घर में परिवार के लिए स्त्री और पुरुष एक गाड़ी चलाने के लिए दोनों पहिया है। तो एक पहिया इतना न कमज़ोर हो गया है, और पुरुष भी इतना न खराब हो गया है आज के युग में। कल हमको पेपर परसों में पढ़े, इतना हमको तकलीफ़ हुई। कोई माँ बाप अपनी बच्ची को कुछ पैसे दिए कुछ खर्च करने के लिए या अपनी जान बचाने के लिए, अब बेटा उसका आँख लेता है निकाल। पेपर में पढ़े हैं कल पर, यानी एक पुत्र ने अपनी माँ पिता आँख निकाल लिया। तो क्या रहा? मानव कितना दानव बन चुका कितना दानव बन चुका है।
रोज पेपर में ही तो देख रहे हैं कितना बलात्कार हो रहा है, कितना क्या नहीं, रोज इसके लिए कानून बन रहा है, हैं? अच्छा, कहीं ना कहीं जिस समय आप लोग शिक्षा ग्रहण किए होंगे या शिक्षा दे रहे होंगे, उसमें एक मूल्य की शिक्षा होती थी। आज वो मूल्य की शिक्षा का कहीं तो हरास तो नहीं हो गया? बिल्कुल हरास हो गया है। पहले कुछ पैसे लगते थे स्कूल जाने में, गार्जियन को कुछ खर्च करना पड़ता था, उसको ज़्यादा दर्द होता था। अभी तो एजुकेशन फ्री हो गया है, हैं? तो काहे के लिए दर्द रहेगा? पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, आओ खाओ पियो जाओ, यही बात है। पहले छात्र शिक्षकों का सम्मान भी करते हाँ, थे। पूरा सम्मान करते थे, पूरा। उस समय ही नहीं रहा। आज तो छात्र ना ही छात्र के अभिभावक शिक्षक को उस दृष्टि से देखते भी नहीं है। आज तो 12 वर्ष 14 वर्ष के लड़के हुए, एंड्रॉयड मोबाइल चाहिए उनको, ये मोबाइल से काम नहीं चलेगा। और कहाँ से कहाँ क्या क्या गप कर रहे हैं। अभी जहाँ हमारा डेरा है सर, उस रोड में 8 बजे आप फ्रीली नहीं चल सकते हैं, कोचिंग का हब बन गया है वहाँ पर, समझे ना सर? इतनी घनी आबादी हो गया, सब देहात का लड़का आता है, और सब क्या है, दिखावे के लिए है, वास्तविकता उसमें नहीं है। उस सब उन लोग पूछता है जो वहाँ तो अच्छी पढ़ाई होती है, कोचिंग पढ़ेगा, स्कूल में पढ़ाई होवे न करता है। कितना खेदजनक बात है कि साल ख़त्म होने जा रहा है, एक दिन स्कूल नहीं खुली है। हमारे पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो हम बच्ची को दिए हुए हैं पढ़ने के लिए, ऑनलाइन, बुझे न सर? तो ये यही सब समस्या है। अच्छा, नाटक से भी आप काफ़ी जुड़े रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि अपने इस नाटक के साथ जो आपका जीवन संघर्ष रहा, नाटक के साथ जो जुड़ाव रहा, इसका हमारे दर्शकों से साझा करें। देखिए, हम बचपन से ही नाटक से जुड़े हैं। हमारे गांव में बहुत पहले रामलीला होता था। इसके बाद हम लोग कुछ 8वां 9वां 10वां में गए तो एक दीनानाथ पंडित थे जो कि मैथिली के बहुत बड़ा विद्वान थे, और उनको इंटरेस्ट था, और उन्हीं के नाम से हम नाट्य कला परिषद, दीनानाथ नाट्य कला परिषद स्थापना किए थे। और हम भोला सिंह जो सांसद थे, वो भी हम लोग के साथ पाठ करते थे शुरू से ही। हम पहले गरीब परिवार थे, हमारे पिताजी का देहावसान हो गया था, तो हम पढ़ने के लिए कहे न मीनापुर चले आए, भैरबाड़ के पास, और हाई स्कूल में पढ़ते थे। तो हाई स्कूल वहाँ से हमको प्रेरणा कुछ मिली, सरस्वती पूजा में कुछ बढ़िया नाटक खेले तो टीचर लोग प्रभावित हुए, तो वो लोग 1.5 किलोमीटर रातों में जाके हमको रिहर्सल कराते थे। और उसके बाद हम मंझोल आए सर, रामजीवन बाबू जी, उन्हीं के देखरेख में एक नाटक होने वाली थी, सिकंदर और पोरस। जी। तो उस नाटक में वो पोरस था, एक जाति का ब्राह्मण था। अच्छा, आपने उसमें किस पात्र का भूमिका निभाया? हम पोरस का पात्र था। हम चाहेंगे कि कुछ नाटक के कुछ 2-4 कथन दर्शकों के साथ उसी स्टाइल में, नाटक के स्टाइल में ही। अब जैसे कि स्टाइल यही है, जब पोरस हम पाठ लिए थे तो हमको पकड़ के लाया गया सिकंदर के सामने में। जी। तो हम तो वही पूरा पंक्ति याद नहीं है, लेकिन भाव तो बुझ रहे हैं। जी। आज भी मतलब चाहूँगा कि उस भाव जो है हमारे दर्शकों के साथ। आप मुझे यहाँ पकड़ के लाए हैं, मेरे देश को लूटने के लिए आए हैं। मैं अपने को राजा समझता हूँ, और जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है, वैसा ही व्यवहार मैं आपसे चाहता हूँ। सिकंदर बहुत चालबाज था, वह इस बात को जान रहा था कि हम टिकेंगे नहीं, हमारे साथ वैसा ही व्यवहार किया। यही मोटा मोटी बता दी। और कुछ और किसी दूसरे नाटक का कुछ? और नाटक की बतलाते हैं। हम जीडी कॉलेज में जब थे, आरसी शर्मा मोकामा के थे, अंग्रेजी के प्रोफेसर। जी। और हम एनसीआर में भी थे। उसका हेड थे वो। तो हमसे ज़्यादा प्रभावित थे, और वहाँ 2 तरह कंपटीशन हो रहा था। पहले जूलियस सीजर ये सब देख कोई खेला था, तो इनकी इच्छा हुई कि हम भी हिंदी के नाटक करेंगे। तो उन्होंने कोणार्क नाटक को चुना। जी। हम चाहिए कुछ कोणार्क नाटक के कुछ। हाँ, तो आनंद है शर्मा, हाँ, हम लोग उस समय प्रिंसिपल आईए में प्रिंसिपल हिंदी हमारा था, तो उनसे हमारा संपर्क था। तो वो रिहर्सल में आते थे तो हमको सिखाते थे कि कौन लफ्ज़ कैसे बोलिएगा। हमको याद है, कहा गया था हम बीसू
आरसी शर्मा थे, हम धर्मपद थे उसमें। जी जी। हमको याद है झुरमुट की ओट में चहकने वाले पक्षियों का स्वर सदा हर्षगान ही नहीं होते हैं देव, ये उदाहरण हमको याद है। और कुछ नाटक है, जैसे कोई ऐसा राजा था जो अपने को बहुत वर्चस्वशील समझता था, तो मुझे भी वैसा पाठ करने का मौका मिला, तो हम इसी लफ्ज में अपने को प्रस्तुत करते हुए कहा था, जमी पे जब मैं चलता हूँ जमी भी थरथराती है, हवा रुक जाती है, बहती नदी भी सूख जाती है। वो लफ्ज वो टोन तब नहीं है, हम तो 83 वर्ष की उम्र के हैं। सर आज भी इस उम्र में भी ये जज्बा, ये जोश, कहीं ना कहीं जो भी दर्शक यहाँ से आपको सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उन्हें नई प्रेरणा मिलेगी, नया उत्साह मिलेगा, और निश्चित रूप से जो जुनून आपके अंदर आज भी देखा जा रहा है उससे उनको जरूर लाभ मिलेगा। आपने मुझे कुछ पहचाना, इसके लिए मुझे बहुत खुशी लगी। लेकिन अब तो हम चौथे अवस्था में हैं। सर रोशन सर ने जो एक मंच दिया यहाँ से, जिस मंच से आप अपने विचार साझा कर रहे हैं, इस मंच का मुख्य उद्देश्य है जो समाज के लिए कुछ कर सके, उनकी आवाज़ को आम लोगों तक पहुँचाना। सर जो लोग यहाँ से आपको देख पा रहे हैं, चाहे वो दर्शक हो, चाहे छात्र हो, अभिभावक हो, जो कोई यहाँ से आपको देख पा रहा है, हम चाहेंगे हमारे सभी दर्शकों को आप प्रेरित करते हुए कुछ वचन दें। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप अपने बाल बच्चों को सही दिशा निर्देश दें, पवित्र जीवन कैसे उनका होगा उन सारा माथा लगा दें उसमें, क्योंकि बच्चे, आज के बच्चे ही राष्ट्र के कल कर्णधार होंगे। देश की प्रगति उसी पर निर्भर करता है। आप तो वयोवृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन सारी शक्ति से बच्चे को आगे बढ़ाने में लगावें, यही हमारी आकांक्षा है, और इसको पूरा करें, जो हम हमारे हृदय को भी सुनकर मिलेगी, जो हम कुछ दिए लोगों को। यहाँ से आप अपने विचार साझा कर रहे हैं केवी स्टूडियो, सर यहाँ आकर आपको कैसा लग रहा है? यहाँ हमको इतनी खुशी हो रही है कि पतंग जी कैसे माहौल में आकर रख दिए, ये अपने बारे में हम कुछ कहने का लोगों को मौका मिला। तो मैं बहुत ही डॉक्टर साहब और रोशन जी को धन्यवाद देता हूँ और शुभेच्छु हूँ कि उनकी यह मनोकामना जो है उनका पूर्ण हो और बहुत आश्वस्त होकर के खुशी रहें। चलिए बहुत बहुत सर धन्यवाद सर कि आपने इस उम्र में भी यहाँ आकर हमारे स्टूडियो की शोभा बढ़ाई, हम लोगों को अपना आशीर्वाद दिया। इसके लिए हम संपूर्ण केवी स्टूडियो की ओर से आपका बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, कि हमको इतना कहने का मौका आपने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर।